सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल लखनऊ के अंदर में मायावती की रैली थी। आपको बता दूं कि 5 लाख से ज्यादा लोग वहां पे मायावती को सुनने आए थे और मायावती का ये जो कमबैक कल दिखा है, पुरानी मायावती जो थी उनका वो तेवर कल देखने को मिला, जहां पे उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया है कि किस तरीके से दलितों को गुमराह किया जा रहा है इनके द्वारा और किस तरीके से दलितों को यूज करते हैं ये चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में जैसे इनकी सत्ता बनती है उसके बाद में दलितों के साथ में ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से विश्लेषण किया और कई मुद्दों पे उन्होंने बातें की हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के दौर में माफियाओं का यूज किया जाता था, किस तरीके से दलितों के साथ में समाजवादी पार्टी के दौर में अत्याचार हुए हैं। ये बात को कोई नकार नहीं सकता कि आज की डेट में मायावती दलितों की बहुत बड़ी नेता है। भाई, अगर सही मायने में देखने जाए ना तो बीएसपी जो पार्टी है बहन मायावती की, उनकी पार्टी कई राज्यों में एग्जिस्ट करती है, भले फिर वो 1 सीट पे चुनाव लड़े या 5 सीट पे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन समाजवादी पार्टी का सिंबल खड़ा होता है हर चुनाव में कहीं ना कहीं पे। बिहार की राजनीति में भी 1-2 सीटों पे बीएसपी चुनाव लड़ेगी, गुजरात में भी 1-2 सीटों पे उनकी सीट पे चुनाव लड़ाई जाती है, राजस्थान में भी लड़ी जाती है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि बहन मायावती जी की पार्टी एकदम छोटी है। हालांकि पिछले कुछ सालों से वो दिख नहीं रही थी ज्यादा, बीएसपी बसपा की तरफ से ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था, इसीलिए एक तरीके से वो हाइपरनेशन मोड में चली गई थी। लेकिन जो कमबैक कल उन्होंने किया दोस्तों, काशीराम जी की पुण्यतिथि में इतनी बड़ी जनसभा देख के कल अखिलेश यादव के होश तो उड़े हैं भाई, अच्छे खासे होश उड़े हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कई अलग अलग नेताओं के द्वारा कल बयान भी आए हैं। पहले तो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं मायावती जी की ये बाइट सुनिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम माननीय श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। माननीय श्री काशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। सुना आपने दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी दलितों का नाम लेके राजनीति करना चाहती है। ये जो पीडीए फॉर्मूला का ढकोसला बना के रखा है ना, ये दुकान के ऊपर में पीडीए का बैनर चिपका के रखा है समाजवादी पार्टी ने, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह और धोखा देने की राजनीति है इनकी। सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक सीढ़ी बनाई जा रही है दलितों को और कुछ नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के दौर में आज तक के इतिहास में अगर पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास डेटा अगर सामने आ जाए ना, दलितों के साथ में जबरदस्त तरीके से जुल्म हुए हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही दौर में। आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी के दौर में दलितों को जितनी उनकी आबादी है पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा सरकारी स्कीम्स में उनको मिलती है। जैसे मुसलमानों को ही देख लीजिए, टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर में 19% मुस्लिम है, लेकिन सरकारी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, जितनी भी योजनाएं लॉन्च होती है उसमें 30% मुसलमानों को मिलती है।
तो योगी आदित्यनाथ जी का सिंपल फंडा है भाई, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, अपना शासन चलाएंगे, नियम कानून सबके लिए एक ही लागू होता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और बंदा जो दलितों के नाम पे राजनीति करने उतरा था, बहन मायावती को रिप्लेस करने की सोच रहा था चंद्रशेखर आजाद। खैर वो तो मायावती जी के पांव की धूल बराबर नहीं है, सच बात अगर बताए तो, क्योंकि दलितों के लिए जो बहन मायावती जी ने किया है वो मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलरली चंद्रशेखर आजाद या समाजवादी पार्टी कोई कुछ कर पाएगा। दलित पूरे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी से अगर जुड़े है ना भाई, तो वो है बीजेपी के साथ में, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी मात्र पार्टी है जहां पे ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, फिर दलित हो, आदिवासी हो, हर तबके के लोग वहां उनके कार्य करता है। और वहां पे एक ही आइडियोलॉजी चलता है कि भाई हम सनातनी हैं, बात खत्म, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये नारा दे दे के थक गए हैं। और ये बहुत हद तक भारत के अंदर में ये बात लोगों को उतर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर में लालू यादव की पार्टी फिर से एक्टिव हुई है, वही लालू यादव जो खुद को बिहार का नेल्सन मंडेला समझता है, वो बंदा जातिवाद करके ही तो भाई साहब ने सत्ता पाई थी। उसकी राजनीति बस सिर्फ और सिर्फ जातियों को बांट बांट के जाति समीकरण बैठा के जीतना है। आज भी 21वीं सदी में ये बंदा वही पॉलिटिक्स कर रहा है, और समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है। ये पीडीए क्या है? ये खुद है भाई, समीकरण बैठा के जीतने का फॉर्मूला। इनको लगता है बहुत बड़े आइंस्टाइन बन गए हमारे टोटी भैया। एक नया फॉर्मूला आइंस्टाइन ने E=mc² किया था ना, वो फॉर्मूला निकाला था ना फेमस वाला। तो हमारे टोटी भैया ने यूपी इलेक्शंस PDA, पिछड़ा दलित आदिवासी, ये तीनों का वोट हम लेके सत्ता बनाएंगे और फिर हम और आजम चाचा साथ में बैठ के लूडो खेलेंगे टेबल पे। ये इनका फॉर्मूला है। जनता को तो इन्होंने, इनके दौर में क्या हुआ था ये सबको पता है। 1995 में 2 जून मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड सबको पता। खुद मायावती जी ने कई बार कहा है इस बारे में कि उस वक्त में जो हाल अतीक अहमद और कुछ गुंडे मुलायम सिंह के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे गेस्ट हाउस में उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और दुपट्टा छीना था, उस वक्त में उनको कौन बचाया था? किसने बचाया था? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने। इसमें जातियों की बात हम नहीं करेंगे अभी, लेकिन आप समझ सकते हैं जो जिनको भाई मानती है मायावती जी, भाई मानती है, और कई सालों तक, मतलब जब तक वो जीवित थे, उनके साथ में भाई बहनों का रिश्ता हमेशा से रहा। तो ये समाजवादी पार्टी की फितरत है भाई। हर तबके को इन्होंने धोखा ही दिया, सिर्फ और सिर्फ यूज किया। यही रीजन है कि इतनी बड़ी जो जनसभा, जन सैलाब फैला था मायावती जी की रैली में लखनऊ में कल, इसी डर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आजम खान से मिलने एक दिन पहले पहुंच गए थे, क्योंकि डर था कहीं आजम खान 9 तारीख को अगर चले जाते हैं मायावती से मिलने और उनकी रैली में कहीं पार्टी बदल लेंगे तो बहुत बड़ा धुम्बा पहुंचने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। और मायावती को अब रोकना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल कमबैक की वापसी की बात कही है, उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके जितने भी पहले के वोटर्स थे जो चले गए थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कुछ, तो वो लोग बड़े उत्तेजित है कि नहीं हम फिर से मायावती को देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दलित वोटर्स अगर है कहीं पे तो बीजेपी के साथ में ही है, क्योंकि वहां पे वो कट्टर सनातनियों की बात करते हैं। जिनको मायावती जी की पॉलिसीज अच्छी लगती हैं वो मायावती जी को वोट देते हैं। लेकिन मायावती जी के बारे में एक बात आपको कहना चाहूंगा, मायावती जी के कोई भी बयान जब से वो राजनीति में आई है तब से लेके अभी तक ले लीजिए, उन्होंने कभी भारत विरोधी बयान नहीं दिए हैं, हमारी फोर्सेस के बारे में कभी गलत नहीं कहा। इनफैक्ट जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब हमारी फोर्सेस के बारे में
टिप्पणी की थी जब भारत पे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में सवाल उठाए थे। मायावती ने खड़काया था इन लोगों को, तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोग कैसे सवाल उठा पाते हो, कैसे सकते हो भाई सवाल उठाने की, तुम्हारा हिम्मत कैसे होती, कहां से तुम लोग बोलते हो, अपनी ही फोर्सेस को सवाल पूछ रहे हो, भरोसा नहीं है। तो मायावती ने कभी भी देश विरोधी कोई कमेंट नहीं दिया, इस बात की मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनको। फिर मुलायम ने जब जब बीएसपी के साथ में, बसपा के साथ में सत्ता बनाने की कोशिश की, छुरा ही गो पाया। फिर जब कांशीराम जी के वक्त में सरकार बनाने की कोशिश की थी मुलायम ने, तब क्या नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मतलब सोचिए कितनी घृणा है समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, जिसने कार सेवकों के ऊपर में गोलियां भांजी थी, जितने कार सेवक थे बच गए थे उन लोगों को जेल में डाल दिया था, वो आज उत्तर प्रदेश के अंदर में हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। और इसी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने भी कल मंच से एक बहुत बड़ी बात कही है। आप सुनिए योगी जी क्या कह रहे हैं। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए, और यही सब संकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। सुना आपने दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने कल भी मैसेज दिया, बांटने वाले समाज में भरे पड़े, और ये जो बांटने वाली राजनीति करने वाली पार्टियां हैं ना, ये जमीन से गायब हो जाएगी। लालू के पार्टी का लालटेन लेके भी ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे ये लोग। ये जातियों में हिंदुओं को बांटने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबको खत्म करने की बहुत ही आवश्यकता है। मायावती जी ने कल क्या कहा था मंच से, कहा था हमारी पार्टी ब्राह्मण भी होंगे, दलित भी होंगे, दूसरे तबके भी होंगे, सब तबके वाले मिलकर हमारी पार्टी बनेगी, हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं होगा। मायावती जी ने कल कहा, और उन्होंने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की भी तारीफ की कि अखिलेश यादव के वक्त में जिस तरीके से इनके पैसे रोके जाते थे वो नहीं होता। सुनिए आप मायावती जी को क्या कह रही हैं। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा
पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। तो ये हाल है। मुजफ्फरनगर दंगों में किस तरीके से दलितों को जबरदस्ती फंसाया था, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही बात की कि समाजवादी पार्टी एक गुंडों माफियाओं का एक अड्डा है। एक पूरे माफिया क्रिमिनल जितने थोड़े बहुत बचे हुए हैं ना, इन सब की अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करने की फिर से जरूरत है। और ऑपरेशन लंगड़ा ऑलरेडी लॉन्च कर दिया 2 दिन पहले फिर से। कल एक एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी, जिसके 15 नाम थे, 15 एलाइस नाम थे। कोई शैतान कह रहा था, कोई ये कह रहा था, डकैत था, वो लूटता था लोगों को। सीधा एनकाउंटर में हर हर महादेव ऊपर निपटा दिया इसको। तो ये है योगी आदित्यनाथ जी का शासन। सुनिए आप योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे, उनको तोड़ने की बात करती थी समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, दलित उत्थान के साथ जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ये वही समाजवादी पार्टी है बहन और भाइयों, जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद, एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी। और उस समय किस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगाए जाते थे? उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर कभी किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्वों त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया, तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। सुना दोस्तों, तो ये मायावती जी को जो पहले जानते हैं, उनकी जो जिन्होंने पॉलिटिक्स देखी है पुरानी, वो लोग जानते होंगे कि कल जो मायावती मंच पे दिखी है वही मायावती दिखी है। वही तेवर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वो घेरती थी, वही तेवर में उन्होंने कल भी घेरा है। और योगी आदित्यनाथ जी तो आप जानते हैं, बस बोल दिया उन्होंने, जो बोल दिया वो जिनको बोला है वो समझ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो भाई उनकी आने वाली नस्लें भी भूल जाएंगी दंगे करना, गलती से भी कोई क्राइम करना भी उत्तर प्रदेश के अंदर में। क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा ही सीरियसली ले लिया है। बरेली के अंदर में
वो जो तौकीर रजा था, आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो बरेली की और संभल के अंदर में इस वक्त में क्या चल रहा है, क्या बड़ा पंगा चल रहा है, इस पे हम बात करेंगे कि बुलडोजर क्यों सर्विस सेंटर से निकल के भी चमचमा रही है, तैयारी क्यों हो गई है। आप करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूं, बरेली के अंदर में सारी दुकानों को मार्किंग जो की है ना दोस्तों, वो तो की है, 15 दिन का नोटिस भी चिपका दिया है, 15 दिन का, 15 डेज, 15 दिन के बाद इन सब पे बुलडोजर एक्शन चलने वाले हैं और तौकीर रजा के ऊपर में एनएसए चार्जेस लगने जा रहे हैं। जितनी चार्जशीट बनानी थी इसके पुराने केस से खंगाले जा रहे थे, उसके बाद में ये जाता है एक कमेटी के पास में, वो कमेटी देखती है कि क्या इस केस के ऊपर में एनएसए चार्जेस लगाने चाहिए या नहीं, और वो चार्जेस अप्रूव ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर में मनी लॉन्ड्रिंग से लेके हिंसा भड़काने के लेके दंगा, बरेली के जो पुराने हिंसा हुए थे दंगे, ये सब इसने करवाया है। कई मुसलमानों को फंसाया इसने, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दंगे करवाने वालों के घर के ऊपर में बुलडोजर एक्शन होंगे और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इन सब को उकसाया गया है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, फंड करके ऐसे 2 टके के मौलाना जो तौकीर रजा की तरह कुछ लोगों को हायर किया जाता, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता कि 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़, यही सब होता होगा और क्या। ये तो वही करता था, सौदेबाजी तो करता था कि चुनाव के वक्त में मुसलमानों का, हमारे यहाँ के मुसलमानों का वोट आपको दिलवा देंगे, आप हमारे लिए क्या करेंगे, तो ये होता था। फंसते हैं यही लोग, कोई वकील नहीं जाएगा उनके लिए, तौकीर रजा के लिए वकीलों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि भाई करोड़पति है, अपने बच्चों का फ्यूचर सेट कर दिया उसने। तो यही चल रहा है इस वक्त में दोस्तों। लेकिन मायावती जी का कमबैक जबरदस्त लगा, अच्छा लगा देख के। योगी आदित्यनाथ जी तो योगी आदित्यनाथ जी है, उनके जैसा कोई नहीं है भाई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर उत्तर प्रदेश। उन्होंने जो यूपी को बनाया, आज उत्तर प्रदेश 26वें नंबर से सीधा 2 नंबर पे आ गया भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मैटर पे। और जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, पूरी दुनिया में अभी टॉप फेवरेट 3 स्टेट्स में आता है यूपी। जिस तरीके से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल लगाया है, जिस तरीके से वहां पे वेयर हाउसेस बन रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट भी बनेगा, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो बनने जा रहा, जेवर एयरपोर्ट। तो उस पर भी लोगों की नजरें हैं, और जितने भी एरिया से इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवेज निकल रहे हैं, उन सबकी जमीनों के दाम तो वैसे ही 3-4 गुने बढ़ गए। प्लस प्रयागराज देख लीजिए, वहां पे जितने घर मकान जमीन थी, उन सब के प्राइसेस देख लीजिए प्रयागराज या प्रयागराज के इर्द गिर्द में। हर जगह यूपी के अंदर में अब डेवलपमेंट दिख रहा है लोगों को। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त में। मायावती ने इमरजेंसी की भी बातें की थी कि किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ में भेदभाव किया गया था। कांग्रेस की सरकार जो लाल कॉन्स्टिट्यूशन की डायरी दिखाती है, राहुल गांधी ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा नाटकबाज है ये लोग, और कहा कि किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को घुसने नहीं दिया जाता था, कांग्रेस इतनी बेइज्जती करती थी। वो तो भाजपा की सरकार बनी और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया उसके बाद में। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।